बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में आपको खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी प्रॉपर डेरिवेशन सारी की सारी। इस लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे इसकी डेरिवेशन पे, दैन उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि इतनी है नहीं, लेकिन डेरिवेशन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो भी डेरिवेशन इसके अंदर हैं उसके हम पर बात करेंगे। अच्छा, अब बात आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा आपने कई दफ़ा एक चीज़ों को नोट किया होगा कि स्टार्टिंग में आप ऐसा पढ़ रहे होते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यानी एक सड़क के ऊपर, यानी कोई सड़क बनी हुई है, एक बॉडी, एक बॉल जो है वो ऐसे इसके ऊपर जा रही है, ठीक है। और या कोई चीज़ ऊपर से ऐसे नीचे गिर रही है, तो इसे भी हम मोशन कहते हैं। इसे कहते हैं कि जनाब ये हाइट से नीचे आई या ऊपर से नीचे गई। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे गई और या फिर इधर से ऐसे गई, थोड़ा सा रफ मैंने कर दिया, इसको ऐसे गई, ठीक है। अब ये देखो, ये बॉडी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू होने के बाद इधर पहुंच गई। जब यहाँ से शुरू होने के बाद इधर पहुंच गई, तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन आ गया? एक डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। और आपने इसे वन डायमेंशनल मोशन और आपने इसे लीनियर मोशन के नाम से भी पढ़ा होगा पहले। अच्छा, यहाँ से आए, अगर ये बॉडी है, एक सेकंड में से थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बॉडी यहाँ से नीचे आती है, आने के बाद ये आके नीचे गिरती है, इस जगह पे गिरती है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मोशन है ना, ग्रेविटी कहलाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल ही कहलाएगा, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन ही कहलाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि इसे हम क्या, कौन सा मोशन कहेंगे? इसे भी हम लीनियर मोशन ही कहेंगे। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, वन डायमेंशनल मोशन है ये, लीनियर मोशन है ये, एक डायमेंशन में चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके ध्यान में आए कि आप कोई चीज फेंको ऐसा करके कर्व, तो वो इस तरह यूं नीचे आते हुए ऐसे गिरेगी। अब ये एक डायमेंशन लग तो नहीं रही मुझे, आपको लग रही है ऐसा करते हुए नीचे? या आप क्या करते हैं कि एक बॉल को किक करते हैं। मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, तो जनाब ये देखो, ये आप यहाँ पर, ये आपके पास एक एक्सिस है और ये आपके पास दूसरा एक्सिस है, ठीक है। इसे आप कहते हो एक्स एक्सिस और इसे आप कहते हो वाई एक्सिस। आपके पास यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को, यहाँ पे कोई एक फुटबॉलर था, उसने ऐसा किक लगाया और ये बॉल यहाँ से इस तरह करते हुए इधर पहुंच गई। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, अब क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। सर ये मोशन ये वाला मोशन नहीं है ना, ये मोशन कुछ अलग लग रहा है, ये मोशन कुछ अलग लग रहा है, लेकिन ये मोशन कुछ अलग लग रहा है। तो भाई सबसे पहली बात कि ये मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन वन डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा, बल्कि टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ऐसा मोशन जो कि टू डायमेंशनल मोशन हो और वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप को क्या कर रहा हो? चेंज। सारी बातें सर ये क्या बोला आपने? हाँ मैं बताऊं, देखो ये बॉल यहां से गई, ये ऊपर जा रही है, इस तरह करते 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 इधर पहुंची और इधर से जाने के बाद जाते 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 ये इधर पहुंची। जब ये इधर पहुंची तो हमारे पास क्या बन गया? ये देखो, यहां से लेकर इस जगह से लेकर इधर तक ये इसने कवर की है हाइट, और इधर से लेकर इधर तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा ये वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशन, चलो आसान से लफ्जों में बताऊं, बेटा ये एक्स एक्सिस में गई है कि वाई एक्सिस में गई है? तो अब आप बोलेंगे नहीं सर ये तो एक्स में, नहीं सर ये वाई में, नहीं एक्स में भी गई है और ये वाई में भी। तो बेटा ये दोनों साइड पे गई है, एक्स एक्सिस में भी है और ये वाई एक्सिस में भी है। ऐसे डायमेंशन, ऐसे ही मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मैं थोड़ा सा यहां नीचे लिखता हूं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अच्छा, अब एक मेन चीज कि ये देखो, हमने तो यहां से इसको लात मारी,
इसे यहां यूं जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था? मैं एक फिगर बनाऊं यहां पर, मैं इधर एक चीज बनाता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये मेन फिगर अब मैं खराब नहीं करना चाहता। ये एक बॉल है, यहां पे एक प्लेयर था, इसने फोर्स लगाई ऐसे, इस डायरेक्शन में यूं लगाई, हाँ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाई, तो ऊपर की तरफ लगाई तो बॉल को ऐसे जाना चाहिए था, मगर ऐसे तो नहीं गई। ये बॉल क्या करती है? बॉल ऐसे जाती है और जाने के बाद फिर कर्व लेकर नीचे आ जाती है। यानी इसको स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ में नहीं गई, बल्कि किसी कर्व पाथ में आ गई है। ओके, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ जो है वो कर्व पाथ बन रहा है। इस कर्व का नाम मैं अभी बताता हूं, वैसे तो पैराबोलिक कहते हैं, ठीक है। कर्व पाथ बन रहा है, लेकिन क्यों बन रहा है? जब ये खिलाड़ी जो है, ये जो प्लेयर है, ये इसको ऐसे सीधी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो फिर ये कर्व पाथ क्यों बन रहा है? ये एक बहुत बड़ा रीजन आ गया आपके सामने जी। अब मैं बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी इसे हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। आई बात समझ के नहीं आई? क्योंकि ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है। अगर अपनी तरफ खींच रही है, आपने लगाया ऊपर की तरफ फोर्स, ग्रेविटी ने इसे खींचा नीचे की तरफ, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घूमते 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 ऐसे आ गई। इसका मतलब ये एक ऐसा मोशन बन गया जिसमें ग्रेविटी की वजह से क्या आ गया? एक कर्व आ गया। कौन सा कर्व आ गया? पैराबोलिक कर्व आ गया, ठीक है। ऐसे कर्व को हम पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ग्राफ में हम जाएंगे तो फिर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन होगा, इसके अंदर बॉडी, ठीक है, एक कर्व बनेगा, कर्व इन अ पाथ, ठीक है, एक कर्व बनेगा, और वो कर्व पाथ कौन सा होगा? कौन सा कर्व होगा? पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। पैराबोलिक कर्व होगा। एक और बात, किसकी वजह से? मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक हो गया। यानी सिंपल से वर्ड में बात समझ में आ गई कि आप एक बॉल को स्ट्रेट फोर्स लगाते हो, वो बॉल सीधी नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उस पर ग्रेविटी ने एक्ट किया। ग्रेविटी के एक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि बॉल ने कर्व लिया, बॉल ने चेंजिंग ली, और चेंज होने के बाद एक कर्व बना। एक कर्व बना, कौन सा कर्व बना? पैराबोलिक कर्व बना। क्यों बना? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बना। इसलिए इस प्रोजेक्ट मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक हो गया। ये एक्स एंड वाई एक्सिस आ गया। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये चीज तो हमारी डिस्कस हो गई कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन किससे कहते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है। अब आ जाते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था? स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये 2 डायमेंशन है, यानी ये 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एक एक्स की तरफ, जैसे अब हम आम लफ्जों में हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स तो बाद में आया। फिर इसे हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का नाम हम कह देते हैं कि यह है हाइट, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का नाम हम एक नया नाम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, उसे कहते हैं रेंज। असल में रेंज क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊं। रेंज का मतलब आखिर ये यहां से लेकर कितनी दूर तक गया जा सकता है, उसकी रेंज कितनी है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हमने किसके साथ लिख दिया? रेंज के साथ लिख दिया। चलो जी, अब एक एक चीज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, 1 बाय 1। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो कितने तरह के डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास भाई? हमारे पास 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं। एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप अपने साथ साथ लिखते रहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां पे लिखा किसके साथ? रेंज के साथ। यानी हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ लिखेंगे?
हाँ x के साथ भी लिखा जा सकता है, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, x के साथ भी लिखा जा सकता है और r के साथ भी लिखा जाता है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात ठीक हो गया। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट के साथ, यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसे h के साथ लिखते हैं। दूसरा, ये वर्टिकल कंपोनेंट में है, इसलिए कहीं कहीं इसको y के साथ भी लिखा गया है। सो आपकी मर्जी है, मैं यहां पे लिखता हूं कि ये है हमारे पास क्या, हाइट है, और इसे किसके साथ लिखा जाता है, h के साथ या फिर y के साथ। ठीक हो गया। इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये जनाब हमारे पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट आ गए। ये इनके फॉर्मूलाज नहीं है, ये इनके सिर्फ सिंबल्स हैं। ठीक है, सिंपल अभी इनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मूलाज मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, चलें जी, अब आ जाते हैं दो तरह की वेलोसिटीज पे। एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे मैं शॉर्टली लिखता हूं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस बात को जरा गौर से सुनना, रेट ऑफ, थोड़ी सी मैंने रफ टफ वाली डेफिनेशन आपके पास राइटिंग लिख दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट, यहां तो दो है ना यार, एक डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वाला है और एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है, फिर अगर तो मैं यहां पे लगा दूं वर्टिकल तो क्या बनेगा, और अगर मैं लगा दूं हॉरिजॉन्टल तो क्या बनेगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर वर्टिकल लगाते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, और अगर हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं वर्टिकल वेलोसिटी से। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी से, ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। हम किससे लिखते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी से। और वर्टिकल वेलोसिटी को पहले तो एक्सप्लेन कर लेते हैं एक छोटे से जुमले में। तो क्या हमारे पास आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट is called vertical velocity। आगे डेफिनेशन, वही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आया। आपके पास कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दी वर्टिकल वेलोसिटी। अब सवाल आता है कि सर हमने फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट किया था तब वहां पे हमने पढ़ा था कि एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी होती है वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। तो फिर ठीक है, हम वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं ये भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम यहां पे एक हेडिंग डालते हैं किसकी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके जी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। अब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे, देखो पहली बात तो ये कि वेलोसिटी को कैसे, किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, v के साथ। इनिशियल को किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट के साथ। ठीक है, अब आई नहीं लगेगा इस वाले टॉपिक में, वी आई और वी एफ नहीं है इस वाले टॉपिक में। हमारी बुक में जो है वो क्या लिख रखा है, वी नॉट है, तो क्या लगेगा, वी नॉट लगेगा, तो वी नॉट आएगा। वर्टिकल है तो वर्टिकल यहां y एक्सिस है तो यहां पे लग जाएगा y। ठीक हो गया। अब आप पहले से चैप्टर्स में पढ़कर आए होंगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो पैरेलल एक्सिस है उसके साथ कॉस लगाते हैं, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके साथ क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। अब मैं आपको जरा गौर समझाऊं ताकि आपको ये बात याद रहे कि y के साथ साइन नहीं लगता बल्कि परपेंडिकुलर के साथ लगता है। तो बेटा यहां देखो, ये वाली साइड क्या यहां 90 का एंगल बना रहा है, यस,
प्रोजेक्टाइल कहां से गया था? इधर से गया था, इसने यहां से एंगल बनाया, और आपने केमिस्ट्री को मैथ्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? वर्टिकल, सॉरी, परपेंडिकुलर साइड। तो फिर परपेंडिकुलर साइड के लिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? वी नॉट, साथ में क्या लगा देंगे? साइन थीटा। ये हमारे पास क्या बन गई? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। क्या बन गई है हमारे पास? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम ब्लॉक कर देते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी पे। ओके, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल से क्या मुराद? इधर नहीं, इधर तो खत्म हो गई ना, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी। यानी देखो, मैं आपके पास फाइनल का जिक्र जो होता है, मैं आपको बताऊं, फाइनल का मीनिंग ये नहीं होता कि आखिर में, नहीं, जहां आप चेक करना चाहो, जहां से आपने शुरू किया वो इनिशियल, जहां तक आपने चेक किया वो क्या कहलाएगा? फाइनल कहलाएगा। तो फिर इसको कैसे लिखते हैं? मैं आपको लिख के बता देता हूं। वी नॉट, अब नहीं लगाएंगे नॉट, पहले नॉट लगा हुआ था, अब नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ वी वाई लगाएंगे, और यहां पर आ जाएगा वी साइन थीटा। सवाल आया कि सर ये नॉट हटा दिया, एफ लगा दें, फाइनल के लिए यहां एफ नहीं लगाना, यहां पे सिर्फ हमने क्या लगाना है? क्या? वाई लगाना है। जहां सिर्फ वाई लगा है मतलब वो फाइनल है, और जहां नॉट के साथ वाई लगा है वहां पे हमारे पास क्या है? इनिशियल है। जनाब, ये आ गई फाइनल और ये आ गई इनिशियल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। गुड हो गया, जबरदस्त। ओके जी, अच्छा जी, अब हमारे पास ये हो गया वर्टिकल, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वर्टिकल वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? अब पहले तो इसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। जब तक हम हॉरिजॉन्टल पे नहीं जाएंगे, जब तक हम इस वर्टिकल को कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करते हैं, वो क्या? कि देखो, बॉडी जब यहां से शुरू होती है, आपने ये वाली बात लीनियर मोशन में भी पढ़ी है कि जब बॉडी यहां से शुरू होती है, स्लो 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 स्लो, और ऊपर जाते हुए फिर रुकती है। देखो, कोई भी बॉडी जब ऊपर की तरफ जाती है तो जहां पे जाके एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। उसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं चीज को कि जब भी कोई बॉडी यहां से ऊपर जाएगी, जाते 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 ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे जाके वो क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट क्या है? ये है। ठीक है, कौन सा? ये वाला। तो यहां पर जाके इसे मैं ये कह देता हूं कि ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम हाइट का ये पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बात समझ रहे हो? मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक, अब आगे बढ़ो। इसका मतलब ये बात हुई कि इधर जीरो है, फिर वापस आएगी, नीचे रहेगी, नीचे बढ़ती रहेगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, और यहां पर बढ़ती रहेगी। अब मैं आपको एक बात समझाऊं। मानो एक बॉडी यहां से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, कम हुई, यहां शायद 40 हो गई, यहां 30 हो गई, यहां 20 हो गई, यहां 10 हो गई, यहां 0 हो गई।
फिर जब ये वापस नीचे आने लगी तो फिर यहां 10 हो गई, यहां 20 हो गई, यहां 30 हो गई, यहां 40 हो गई और यहां फिर से 50 हो गई। यानी इधर सबसे ज्यादा और इधर सबसे ज्यादा। अब ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं? एक पॉइंट हमारे पास कहलाता है लैंडिंग पॉइंट, जहां पर लैंड किया, और ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है क्या? लॉन्चिंग पॉइंट। ठीक है, जहां से ये लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैंडिंग पॉइंट और इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्चिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एट लैंडिंग एंड लॉन्चिंग पॉइंट द vertical velocity is maximum। एक बात ठीक हो गया, एक चीज और रह गई, तो हम उसको यहां अब लिखते हैं। देखो जी, लैंडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम क्यों हुई? क्योंकि यह स्टार्ट था, फिर ये डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर वापस इंक्रीज 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 इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखते हैं कि वर्टिकल। ये बार बार मैं वर्टिकल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमारे पास यहां दो वेलोसिटीज है, एक वर्टिकल है और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। तो फिलहाल हम बातें किस चीज की कर रहे हैं? वर्टिकल की कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स कर जाए। तो ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस, सॉरी पहले तो डिक्रीज लिखते हैं, डिक्रीजेस ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। ओके हो गया, एक बात क्लियर हो गई। फिर अगले जुमले पे आ जाओ, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ, हाँ जी, डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस, मैंने उल्टा लिख दिया, वो दोबारा एक ही चीज लिख दी मैंने। इंक्रीजेस विथ डाउनवर्ड मोशन। ओके हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये आया कि सर एक बात समझ नहीं आई, वो बात ये थी कि अगर बॉडी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पूरी बात सुनना, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो फिर हमने तो ये बात कहीं पढ़ रखी है कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक केस सामने आया, वो केस ये सामने आया कि अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो, अब मैं एक बात बताऊं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात याद रखना कि हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। मान लो कि यहां पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर ठीक है, अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कहां पर जाएंगे कि फिर चेंज क्यों आ रहा है? एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है ना। जब ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है कि ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, जब नीचे आ रही है तो क्या होता है? ग्रेविटी उसे फिर नीचे खींचती है। इसका मतलब इस पूरी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी? जी रहेगी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगी। तो ये वाला पॉइंट एक्सेलरेशन इज in vertical dimension, in vertical dimension is always g, means
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शन तो हमेशा नीचे को होती है, तो फिर ऐसा लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। ओके जी। सो ये बात हम कर रहे हैं किसकी? एक्सेलरेशन की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी अपवर्ड मोशन में जा रही है, यानी मैं ऐसा लिख दूं कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है और अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? तो भाई एक बात तो याद रखना कि वैल्यू तो वही रहेगा g, यानी 9.8। हाँ, अपवर्ड जा रही है तो ये माइनस का g हो जाएगा और डाउनवर्ड जा रही है तो प्लस का। नहीं सर, आप तो कह रहे थे कि हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, फिर कैसे ये प्लस माइनस? हाँ, अपवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी और डाउनवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए दोनों का डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और एक तरफ ये नेगेटिव रहेगा। ओके भाई, बात यहां तक कंप्लीट हो गई। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं तो बेटा मैंने अब हॉरिजॉन्टल तो बात कर ली, अब हम वर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, वर्टिकल तो यहां पर मैं एंड करता हूं और इधर आ जाता हूं किसकी? हॉरिजॉन्टल की। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। वर्टिकल की बात हो चुकी है, अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एक बात तो ये आ गया कि पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फिर हम लिख लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी। जैसे हमने यहां पे लिखा ना वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, और फिर आपके पास जो है वो वर्टिकल किधर गई वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं अब शॉर्टली लिखता हूं। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं h इनिशियल वेलोसिटी। h मतलब हॉरिजॉन्टल, ओके, और h फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब मैं आपकी बात आता हूं। पहले तो मैं इनिशियल लिखता हूं। कैसे लिखेंगे इनिशियल? v नॉट y था, अब ये हो जाएगा v नॉट x। v नॉट साइन थीटा था, अब हो जाएगा ये v नॉट कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। v का मतलब वेलोसिटी, नॉट का मतलब इनिशियल, x का मतलब हॉरिजॉन्टल साइड की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, ये पैरेलल कंपोनेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। आपने जिस भी सेंस में पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि x के साथ कॉस लगता है। मान लिया x के साथ इसलिए कॉस लगता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर आ गई ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। बेटा अब फाइनल वेलोसिटी लिखने से पहले एक बात जिक्र करनी है। मैंने आपसे अभी वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था। वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में मैंने आपसे एक बात कही थी, वो ये कही थी कि मुझे सिंपल इतना बताएं कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज क्यों होती है। तो आपने मुझे ये बताया, बल्कि मैंने ही आपको ये बताया, हमने ये बात को डिस्कस किया। मैं अब ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको सुन रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है सिंपल किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी? एक बात सामने आ गई, किसकी वजह से चेंज होगी? मैं यहाँ पे तीनों नाम लिखता हूँ। फ्रिक्शन की वजह से, हाँ फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा ग्रेविटी की वजह से। तीसरा एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ये तीन नाम मुझे तो याद आ रहे हैं कि शायद इनकी वजह से कोई चेंज आएगा। सही है, तीनों नाम गौर से सुनना। अब एक बॉडी यहां पे थी, प्रैक्टिकल देखो, एक बॉडी यहां पे है, इसने जमीन को छोड़ दिया। अब ये जमीन से नहीं टकरा रही और ये जमीन से दूर दूर है, तो क्या फ्रिक्शन होगी? नहीं होगी। फ्रिक्शन तो तब होगी ना जब दो मासेस आपस में जुड़ेंगे, अटैच होंगे, रगड़ खाएंगे, तो ही फ्रिक्शन होगी। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। किसी तरह फ्रिक्शन तभी होनी है जब दो मासेस में आपस में मिलना है। तो सॉरी, फ्रिक्शन तो नहीं। सर ये क्या बात हुई? आप तो केस काटते रहे। फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का चेंज तो वर्टिकल में आना चाहिए ना, क्योंकि ग्रेविटी या तो ऊपर को खींचती है या नीचे को खींचती है। ऐसे तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो फिर जब ऐसे एक्ट नहीं करती तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे क्यों एक्ट करेगी वो? सॉरी, ग्रेविटी भी चेंज नहीं कर रही। फिर कौन चेंज करेगा?
एयर रेजिस्टेंस, ये देखो मैंने यहां डब्बा में लिख रखा, अज्यूम देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मान लो कि हमारे पास कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक खास कंडीशन है, आपकी बुक में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। तो मान लिया कि हमारे पास कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, गायब, खत्म, तीनों केसेस। तो ये तीन बातें हमारे पास आ गई, तीन फोर्सेस थी, फ्रिक्शन थी, हमने बोला नहीं है, ग्रेविटी थी, नहीं एक्ट करती, एयर रेजिस्टेंस है, नहीं एक्ट करती। फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, ग्रेविटी इसलिए क्योंकि वो वर्टिकल होती है, यहाँ हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, और एयर रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम अजम्पशन ले रहे हैं कि नहीं है। तो जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करने वाला नहीं है तो फिर कौन चेंज करेगा? जब कोई चीज चेंज करने वाली नहीं है, एक बात आप पढ़कर आए हो कि हर चीज में चेंज फोर्स की वजह से आएगा, न्यूटन बाबा ने हमें बोला है। न्यूटन बाबा क्या कहता है? न्यूटन बाबा कहता है कि न्यूटन बाबा क्या कहता है? अब एक बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया था कि भाई न्यूटन बाबा ने हमें बोला, न्यूटन बाबा हमसे क्या कहता है? वेलोसिटी चेंज करनी है, फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन करनी है, फोर्स चाहिए, डायरेक्शन चेंज करनी है, फोर्स चाहिए, वेलोसिटी बढ़ानी है, फोर्स चाहिए, वेलोसिटी कम करनी है, फोर्स चाहिए। सब चीजों के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स तो कोई है नहीं, तो फिर एक बात मान जाओ कि v0x यानी vx फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी, और वो क्या होगा? v0 cos थीटा। सर क्यों बराबर होगी? वो इसलिए बराबर होगी क्योंकि उसमें कोई चेंज लाने वाला है ही नहीं, यानी कोई फोर्स ही नहीं है जो इसमें चेंज लाए। तो हम यहाँ पे इस बात को लिखते हैं, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। क्या कहता हूँ कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन अनचेंज्ड कह लो, यूनिफॉर्म कह लो, कांस्टेंट कह लो, ठीक है, सब चलेगा यार, ठीक है। बिकॉज नो फोर्स एक्ट टू चेंज द वेलोसिटी, क्योंकि इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगती। तो फिर एक बात और काम की बताऊं आपको, मेरी बात जरा गौर से सुनना। हमने यहां कहा वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हम किसकी बात की? हमने एक्सेलरेशन की बात की। लेकिन एक बात आप पढ़कर आए हो यार, पहले इस टॉपिक एक दो पहले के टॉपिक में आप पढ़कर आए हो कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन होगी नहीं। यानी अगर एक्सेलरेशन होनी है तो उसके लिए लाजमी है कि किसका चेंज आए? वेलोसिटी का चेंज आए। जब वेलोसिटी का चेंज आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन बोलेंगे है, तो फिर वेलोसिटी का तो चेंज है नहीं। इसका मतलब फिर ये कह लो कि एक्सेलरेशन on horizontal component is zero because there is no change in velocity। तो फिर बात सीधी सीधी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। ए का जिक्र कहीं पर हमारे पास होगा ही नहीं। तो बच्चा बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, यहां तक कुछ समझ आया कि हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है। यहां मैं एक दफा एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं? आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जनाब ये तो इसे तो अब मैं हटा देते हैं ना, ये हमने पहले पढ़ लिया था। चलो भाई आप जाओ काम से। अब इधर इस वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर ये वेलोसिटी यहां से 50 से शुरू हुई,
इधर भी 50 रहेगी, 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 चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पे भी सेम, फाइनल पॉइंट पे यानी लैंडिंग पॉइंट पे भी सेम, जैसे आप ये कहते हो लॉन्चिंग पॉइंट पे भी सेम और लैंडिंग पॉइंट पे भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी डेरिवेशंस करते हैं। तो जब तक आप पहले तो इसको लिखो, क्योंकि मुझे ये जगह खाली चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं कि एक ही वक्त में सारी डेरिवेशंस यहां पे करके फिर आपको एक दफा सॉल्व कराऊं, ताकि फिर आप एक वक्त में एक साथ चलें सारी डेरिवेशंस को लेके। ठीक है जी, तो फिर आप पहले इसको बना लो, पॉज कर लो, मैं इसे मिटाऊंगा, फिर हम जो है ना वो इससे बड़ा बोर्ड में यूज नहीं कर सकता, इसलिए आप आगे हम। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ गया कि हमने इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का भी लिख लिया, बाकी सारा हमने मिटा दिया। अब हम आते हैं वापस अपनी जगह पे और अपने पॉइंट पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए एक बात हमने पढ़ रखी है कि बेटा जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पे जाने का लगेगा उतना ही टाइम वापस आने का भी लगता है। ये पहले भी आप किसी चीज में पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं कि ये देखो, ये दो मोशन बन जाएंगे। कौन कौन से दो मोशन, दो टाइप, यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे मोशन के, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, यानी एक यहाँ से ऊपर की तरफ, एक वहां से डाउन मीटर। तो ये आपके पास हाफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक काम करते हैं कि हम आधा टाइम फाइंड कर लेते हैं यहां तक जाने का, फिर आने का भी टाइम फाइंड हो जाएगा। तो फिर हम डेफिनेशन यहां पे क्या लिखते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम हमें फाइंड करना है। अब बेटा इसे फाइंड करने के लिए मैं स्टार्टिंग में एक इक्वेशन आपको लिख के देता हूं, वो कौन सी है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके हिसाब से हमें बनाना है डेटा। तो पहले तो आप डेटा बनाएं, उसके बाद फिर हम फाइंड कर लेते हैं। देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी, देखो यहां से जब ऊपर जाएंगे, ये लिख रखी है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसा करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, यहां हमने पढ़ रखा किसके बराबर होती है, वी नॉट वाई के बराबर होती है, यानी वी नॉट साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई किसके बराबर, वी नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएंगे, अभी मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा रखा, आपने अगर लिखा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का जी। ठीक है, तो टाइम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम के पास आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इक्वेशन आपके पास कौन सी बन जाएगी, देखो भाई, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी। मैं दोबारा लिख के अब वैल्यूज पुट करता हूं। फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं लगा देता हूं 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ये देखो क्या है, वी नॉट साइन थीटा, प्लस एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख दूंगा क्या, माइनस का जी, और टाइम की जगह मैं क्या लगा देता हूं, टी लगा देता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पर, 0 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस जी टी हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस का जी टी है, इस माइनस को उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, प्लस का जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। मुझे टी चाहिए, जी नहीं चाहिए, तो क्या होगा जनाब, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। सर ये एक डेरिवेशन आ गई हमारे पास, किसके लिए, हमारे पास आ गई टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। मेरा मार्कर नीचे गिर गया था जनाब, तो टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टोटल टाइम, दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितनी देर तक ये हवा में उड़ता रहा उसके टाइम की बात करते हैं। अब एक बात कॉमन है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। इसका मतलब ये कि टी ऊपर जाने के लिए और टी नीचे जाने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि टी को टी से प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी के साथ लिख देते हैं, टी ऊपर जाने के लिए और टी नीचे जाने के लिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2t, जहां के जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2, और t की वैल्यू ये रही v नॉट साइन थीटा अपॉन g। ठीक हो गया, ये बन गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, ये वाली टोटल टाइम के लिए। अब अगर आपको कंप्लीट टाइम चाहिए, पूरी फ्लाइट का टाइम चाहिए तो ये फॉर्मूला, और अगर आपको हाफ मैक्सिमम हाइट के लिए चाहिए तो ये फॉर्मूला। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपको ये पूछ ले टाइम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टू नहीं, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर से लेकर इधर आने का भी वही टाइम है जो इधर से लेकर इधर जाने का टाइम है। ये 50 को थोड़ा सा मैं, हाँ क्लियर हो गई बात, ये तो हमारे पास टाइम फाइंड हो गया। तो भाई एक चीज हम फाइंड कर चुके हैं इसमें, कौन सी, टाइम। अब हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा, वो कौन सा, कि हाइट कितनी होगी, मींस यहां से लेकर इधर तक जाने की हाइट फाइंड करनी है। तो कितनी हाइट फाइंड करने, तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं, मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट। और हाइट के लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। ठीक है, अगेन पुराने तरीके से हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह आ जाएगा माइनस का g, क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे, f की जगह आ जाएगा h, क्योंकि हम हाइट फाइंड करने जा रहे हैं। फिर वही बात, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो फिर हम कह देते हैं कि हाँ जी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। और इनिशियल वेलोसिटी अभी दिखा देता हूं, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि किसके बराबर है, v नॉट साइन थीटा के। तो फिर मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। इसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसे इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो क्या होगा, जरा देखें जनाब, 2 a की जगह माइनस का g, f की जगह h आ जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 का स्क्वायर कर दो। करो नहीं करो, अगर पता है तो ठीक है, मुझे समझाने के लिए करना पड़ेगा। और माइनस vi की जगह v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 2gh इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर छोड़ दो, बाकी बचेगा माइनस, v नॉट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा हमारे पास 2gh इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट हो गई बात, ओके। अब मुझे हाइट चाहिए, 2g नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं कि हाइट को मैं यहां लिख देता हूं, 2g को मैं उधर ले जाता हूं, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो बेटा यहां पर ये वाला फॉर्मूला हमने जो फाइंड किया वो किसके लिए फाइंड किया, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइंड किया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको देख लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट कर लो, अभी भी समझ नहीं आए तो फिर एक काम करना, कमेंट कर देना, कोई और तरीका अपना लेंगे आपको समझाने के लिए। समझाना तो आपको है। यहां से दो चीजें हम फाइंड कर चुके, इधर का टाइम फाइंड कर चुके, टोटल टाइम फाइंड कर चुके, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर चुके, अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रह गया जिसे हम कहते हैं रेंज। तो ठीक है, अब हम फॉर्मूला बनाते हैं किसके लिए, रेंज के लिए, और रेंज भी फाइंड करते हैं जिसे हम लिखते हैं r के साथ। बेटा अब सवाल ये आया कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कौन कौन सी, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ। इधर देखो जरा, एक इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दो तो हमने ये वाली और ये वाली तो अप्लाई कर लें, ये नहीं की, तो अब ये कर लें, नहीं। फॉर्मूला लगाने से पहले रीजन दे रहा हूं, फॉर्मूला ये क्यों ये नहीं लगेगा, और क्यों जो लगेगा वो क्यों लगेगा मैं बताऊं। देखो बेटा, आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन नहीं होती। अब इस इक्वेशन में फाइनल इनिशियल का मसला है, इस इक्वेशन में इनिशियल है, इस इक्वेशन में फाइनल इनिशियल है। तो जब चेंज ही नहीं आया तो फाइनल इनिशियल किस बात का, एक बात।
दूसरी बात, इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है और इधर भी एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये इक्वेशंस क्यों लगाएं? तो ये तीनों इक्वेशंस तो हम नहीं लगाते। बात समझ आ गई? तो फिर क्या लगाएं? ऐसी कोई इक्वेशन निकालो ना जहां पर आपके पास ना फाइनल इक्वेशन हो, ना वेलोसिटी हो, ना इनिशियल वेलोसिटी हो, ना एक्सेलरेशन हो। तो फिर एक काम करते हैं, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो आपने पढ़ा होगा S/T। अब देखो, इसको मैं यहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा S = V × T। ये इंटू है, क्रॉस वाला वो नहीं है, सही है। अब देखो, इसमें फाइनल इनिशियल का चक्कर नहीं है, हाँ ऐसा ही है, हमारे पास भी नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा ही है, हमारे पास भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेक्चर थोड़ा सा पीछे जाके देखो, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं होती, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो फिर जब नहीं है तो फिर क्यों लगाएं? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइनल इनिशियल का चक्कर नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देता हूं। कौन सा? S = V × T। पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए डेटा बनाते हैं। S को क्या करते हैं, अभी हम रेंज फाइंड कर रहे हैं तो R कर दो। V यानी कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल नहीं, क्योंकि अब रेंज फाइंड हो रही है। तो ये रही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन सी? V0 cos थीटा। टाइम, हाँ जी, दो टाइम है, एक ये वाला एक ये वाला, कौन सा लगाएं? ये तो आधा है, ये पूरा है। तो भाई देखो, जब बॉडी यहां से घूम के इधर आएगी, पूरा टाइम अपना कंप्लीट करेगी, तो ही पता लगेगा ना कि यहां से लेकर यहां तक उसने कितना कवर किया। तो इसका मतलब अब आधे वाला नहीं, पूरे वाला टाइम चाहिए। तो फिर टाइम की वैल्यू आप लिख लो, क्या आ जाएगी? 2V0 sin θ/G। तो सर यहां तो स्मॉल से लिखा हुआ है, आपने कैपिटल से लिखा हुआ है, आपने स्मॉल से लिख दिया, ये क्या बात है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे दो टी थे, एक ये वाला एक ये वाला, और टाइम भी दो थे, एक कंप्लीट वाला एक हाफ वाला। तो अलग अलग करने के लिए कुछ तो लगाना था ना, तो ऐसा आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो क्या किया जाए? वैल्यू पुट करें? हाँ जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए S की जगह लगा देते हैं R, वेरी गुड। वेलोसिटी की जगह लगा देते हैं V0 cos थीटा, और टाइम की जगह लगा देते हैं, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, मेरे पास नीचे जगह कम है, मैंने लिख तो लिया है, चलो कोई नहीं, ठीक है जी। 2V0 sin θ/G। अब ऊपर चलते हैं, देखो बेटा, R = V0 को V0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा V0² साइन, और क्या बचेगा? 2 sin θ cos θ, sin θ cos θ डिवाइडेड बाय G। ये देखो, V0 को V0 से मल्टीप्लाई किया, V0², ये sin θ, ये cos θ, ये 2। अच्छा, आपने अमूमन देखा होगा कि इक्वेशंस में हमेशा sin θ पहले लिखा हो, मतलब 2, ये जो नंबर होता है ना, ये पहले लिखा होता है। लेकिन सर आपने नंबर ये बीच में फंसा दिया, हाँ इसको मैं एक ब्रैकेट भी दे देता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाए। सर ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताऊं। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करने जाएंगे, और वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, वो क्या है कि 2 sin θ cos θ = sin 2θ। सर ये कहां से आया? ये वहां से आया जहां से a + b² आया था, ठीक है। ये वहां से आया जहां से a sin² θ + cos² θ 1 के बराबर किया था, ठीक है। तो ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसलिए ये हम ड्राइव नहीं कर रहे, बस मैं आपको बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, R की जगह हम एक काम करते हैं कि यहां पे लगा देते हैं V0²। इस पूरे को खत्म कर दो, अब इसकी जगह लगा दो sin 2θ डिवाइडेड बाय G। ये बन गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला। बेटा अभी बात खत्म नहीं हुई, अब ये तो आ गया रेंज का फॉर्मूला। अब एक सवाल यहां से मैंने आपसे और डिस्कस करना है। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, रेंज आपको समझ में आ गई। मैं इसको पहले तो मिटा दूं। तो जनाब ये रेंज आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेंज किन किन चीजों पर डिपेंड करती है।
एक तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फिलहाल जमीन पर वो कांस्टेंट है। दूसरा डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, जितनी ज्यादा होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करती है एंगल पर। एंगल पर कैसे करती है, मतलब एंगल चेंज होगा तो क्या रेंज चेंज हो जाएगी? हाँ, रेंज चेंज हो जाएगी। तो फिर मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे मिलेगी? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहां पर वो एंगल ढूंढते हैं जहां पर हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम रेंज। तो इधर मैं लिख देता हूं क्या मिलेगी हमें, क्या चाहिए हमें? एंगल फॉर मैक्स रेंज। ठीक है, ओके हो गया। कैसे कैसे फाइंड करते हैं? अब देखो, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसे छोड़ दो। वेलोसिटी है, इसे छोड़ दो। अब एंगल के साथ रिश्तेदारी है, तो बस एंगल वाली वैल्यू उठा के नीचे लेकर आओ, साइन 2 थीटा लेकर आओ। कब मैक्सिमम आंसर आएगा रेंज का? तब मैक्सिमम आंसर आएगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तब सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी। लेकिन सर ये कैसे 1 क्यों? उसकी मैं रीजन बताता हूं। आप कैलकुलेटर अगर आपके पास है, आप कैलकुलेटर उठाएं और उठाने के बाद आप एक काम करें कि आप टिक 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 करें, यानी साइन 0 से लेकर साइन 40, 30, 20, 60, 90, 180, 270, 360 तक जाएं, 1 से बड़ा आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, साइन 0 से लेकर 360 तक 360 डिग्रीज, मतलब 360 रीडिंग्स बनेगी और 360 एंगल है, लेकिन 1 से बड़ा आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर सबसे बड़ा आंसर जो है उसे 1 कर देते हैं, हम उसके बराबर रख देते हैं। अब हमें एंगल चाहिए ना, तो क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि यहां से इस साइन को रखते हैं, तो क्या होगा? अब 2 थीटा को यहां छोड़ो, साइन को वहां ले जाओ। जब भी साइन इज इक्वल टू के उस तरफ जंप करेगा ना, तो ये इनवर्स आएगा। ठीक, अब साइन इनवर्स ऑफ 1। सर ये इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, जिनको करना आता है वेल डन, जिनको नहीं करना आता मैं बता रहा हूं। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उसके बाद आप साइन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, और उसके बाद आप इज इक्वल टू का साइन दबा देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप साइन लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली साइन इनवर्स आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। जिनको नहीं यूज करना आता, मैंने उनके लिए इतनी बड़ी तबलीग बनाई है, वरना जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो चलो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूं। अब आप जब भी आपने अगर कर लिया है, अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपने कर लिया है, तो फिर मैं मुझे आप पता लग गया होगा कि साइन इनवर्स का वैल्यू 90 डिग्री होता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अभी भी मुझे थीटा नहीं, थीटा चाहिए, ट्रू नहीं चाहिए, तो थीटा को क्या करते हैं? 90 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये वो डायरेक्शन है, ये वो एंगल है जहां पर हमें एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, ये वो एंगल है जहां पर हमें रेंज क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो ये एंगल आ गया। अब इस एंगल को यहां पर, यहां से उठा के हम रेंज के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ये वाला रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर हम एक काम करते हैं कि यहां से लिखते हैं क्या? मैक्सिमम रेंज। मेरे पास जगह कम है, मैं इसलिए कंजूसी करके नीचे तक लिखूंगा, ताकि आप उधर मुझे कुछ और अभी लिखना है। मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला लिखते हैं आर, अब लगा देता हूं साथ में एम, ताकि पता लग जाए मैक्सिमम है, वरना फॉर्मेलिटी है। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लगाने आए अब हमने? 45 डिग्री। नीचे जो जी था, जी का जी रहने दो। ठीक, चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये देखो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 90 बनेगा। तो ये बन जाएगा वी नॉट, ये रहा वी नॉट स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाय, सॉरी ऐसा, और ये जी। बेटा कैलकुलेटर उठाएं और साइन 90 की वैल्यू निकालें, 1 होती है, तो ये हो गया 1 और नीचे आ जाएगा जी। तो रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, V0 स्क्वायर अपॉन जी। तो ये बन गया बेटा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके बेटा, अब हमारे पास एक से दो आइडेंटिटीज है, एक से दो सवाल है, और ये आपके पास एमसीक्यूज में भी बहुत सारे आते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं कि कौन से दो एंगल्स हैं जिन पे सेम रेंज मिलेगी। और ये आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल भी बना हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि आप एग्जाम्पल बताएं कि कौन से दो एंगल हैं जिस पे सेम रेंज मिलेगी। तो बेटा एक बात याद रखना कि वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपसे एक सवाल हम ये भी पूछते हैं कि कौन सा वो एंगल है जिस पे रेंज और हाइट दोनों बराबर होंगी। मानो रेंज अगर 50 मीटर है तो हाइट भी 50, हाइट अगर 50 मीटर है तो रेंज भी 50 मीटर हो, रेंज अगर 40 है तो हाइट भी 40 हो, या ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, और हमें तो याद नहीं है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहां पर इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और इधर लिखते हैं कि एंगल वेयर रेंज एंड हाइट आर इक्वल, जिसमें रेंज और हाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो फिर कैसे फाइंड करें, बहुत आसान सा तरीका है। रेंज का फार्मूला कहां है, ये रहा, और सॉरी ये रहा। हाइट का फार्मूला कहां है, ये रहा। तो एक काम करते हैं कि हम हाइट और रेंज दोनों को साथ में लिख देते हैं। रेंज का फार्मूला लिखो पहले, ये रहा। रेंज का फार्मूला क्या है, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हाइट का फार्मूला क्या है, ये किधर गया, ये रहा। V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, बल्कि ये 2g है। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर थीटा है, कहीं ऐसा नहीं हो पकड़ के आप काटापीटी कर दो इसकी। ठीक है, अब आपके पास चलते हैं, g और g कैंसिल हो गया। ठीक है, V0 स्क्वायर और V0 स्क्वायर भी कैंसिल कर दें, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो क्यों, क्योंकि वो 2 थीटा है, ये स्क्वायर थीटा है, अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, साइन 2 थीटा, एक मिनट, साइन 2 थीटा अभी कहीं पढ़कर आए, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, इसे एक्सप्लोर करने के लिए इधर लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरफ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 2। ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब बेटा एक बात जरा गौर से सुने, यहां पर साइन थीटा है, इधर स्क्वायर थीटा है। तो मैं एक काम करता हूं, साइन थीटा को इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 को मैं यहां लेकर आऊंगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये चला जाएगा उस तरफ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा आंसर आ जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको याद हो तो ये होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें एंगल चाहिए, टेंजेंट नहीं चाहिए। कोई ऐसा मसला ही नहीं, आप एक काम करो, टेंजेंट को कान से पकड़ो, इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, तो यहां पे आके ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये बनेगा 4 इज इक्वल टू थीटा। फिर से बेटा ये वाला काम करेंगे, शिफ्ट दबाओगे, टेंजेंट दबाओगे, 4 लिखोगे, आंसर आएगा 75.9। ठीक, ये तो इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये बटेगा 76 डिग्री। ये बेटा कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है कि अगर इस एंगल के साथ अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल का जो है वो हाइट और रेंज दोनों एक जैसी आएंगी, दोनों सेम आएंगी। ठीक हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक काम और करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें कोई एक ऐसा एंगल चाहिए, कोई दो ऐसे एंगल चाहिए जिस पर रेंज बराबर निकले। मतलब एक एंगल पर फेंको तो रेंज 50 आए, उसी एंगल पे दोबारा फेंको, मतलब किसी और एंगल पे फेंको, रेंज फिर से 50 आए। क्या ऐसा होता है, यानी दो एंगल्स पे रेंज बराबर आती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो अब हम आखिरी जो हमारे पास कॉलम बचा है ना, हम उसी की बात करने चाहेंगे अभी।
ठीक है। अब एक बेटा बात याद रखिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ये अलग मुसीबत आ गई। जिसका सम 90 आ जाए, यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री बने, मतलब 30 और 60 90 डिग्री, मतलब 40 और 50 90 आंसर आएगा, मतलब 70 और 20 90 आंसर आएगा, मतलब 10 और 80 हाँ 90 आंसर आएगा। इन पर रेंज बराबर होगी, यानी रेंज विल बी, रेंज इज सेम, यानी रेंज का मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं बता रहा, मैग्नीट्यूड में क्या होगी, सेम होगी। अच्छा सर कैसे, कोई सबूत है? हाँ, बुक में भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें भी सबूत मांगा है, हम भी एक सबूत निकाल लेते हैं, जगह भी थोड़ी सी है, क्वेश्चन भी छोटा सा है, तो हम जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक काम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक को हमने फेंका 30 डिग्री के साथ और एक को हमने फेंका 60 डिग्री के साथ, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हम अपनी मर्जी से कोई भी वेलोसिटी उठा लेते हैं, उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 10, तो मान लो इधर भी कितनी होगी फिर 10, ठीक है 10, सॉरी, तो इनिशियल थी ना, तो मैं नॉट लिखता हूं क्योंकि यहां आई नहीं लिखना, मैंने आई लिख के मिटा दिया ताकि मुझसे भी गलती ना हो जाए। ओके, अब ये तो दो आ गए इसकी फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हम पॉइंट पर आते हैं कि भाई हमें ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम इसको थोड़ा सा हाफ करते हैं, कंजूसी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, जगह नहीं है। रेंज का फॉर्मूला निकाल लो जी, किधर है, किधर है, ये रहा, ठीक है। हमने इधर इसको भी रखना है, उसको भी रखना है। अब देखो 30 60 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब दोनों में रेंज बराबर आनी चाहिए, तो आप करके देखते हैं, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, बी नॉट स्क्वायर। पहले तो मैं दोनों में फॉर्मूला पूरा लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन और मसला मसाइल ना हो। इधर भी सेम फॉर्मूला, बी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब वैल्यूज रखते हैं, रेंज फाइंड करनी है, बी नॉट स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10, साइन 2 थीटा की जगह क्या लगाना है 30 लगाना है, जी एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 9.8 होती है, तो मैं क्या करता हूं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए 10 लगा लेते हैं, आपने 10 भी तो पड़ी हुई है ना, तो अभी कैलकुलेटर नहीं है ना, तो फिर काम करते हैं 10 लगा लेते हैं, तो यहां पे लगा देते हैं 10, ये आ गया किसके लिए, रेंज के लिए फॉर्मूला, ठीक है, ये रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया। इधर रेंज के लिए क्या करेंगे, बी नॉट की वैल्यू कितनी है 10, साइन 2 थीटा, हाँ ठीक है, साइन 2 साथ में लगा दो 60 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। बेटा ये 10 का स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, क्या ये करते हैं कि 10 को इसके स्क्वायर से और 10 को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आएगा क्या, 10 का स्क्वायर, बाकी बचेगा 10, और ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है, ये बचेगा क्या, साइन 60, तो मैं यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं, इधर ऐसा, इस पे ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। और अब नीचे आ जाओ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू, इधर भी बचेगा 10, और ये हो जाएगा साइन 120, ठीक है, साइन 120। अब आप कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर उठाएंगे, पहले तो साइन 60 की वैल्यू फाइंड करें, कर ली, अब आप साइन 120 की वैल्यू फाइंड करें, नहीं की तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर r 10 साइन 60 की वैल्यू होती है 0.86666 चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरह यहां आ जाए तो 10 साइन 120 की वैल्यू भी होती है 0.8666 चलती रहेगी, तो हम एक ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते, क्योंकि हम अब एग्जांपल बना रहे हैं, राइट बेटा। अब देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1.86, और ये भी रेंज क्या आ जाएगी आपके पास 1.86, ठीक हो गया। तो दोनों तरफ की रेंज हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई, ये एक एग्जांपल आ गया। और दो प्रॉब्लम भी हमने कर लिए, एक ये वाला प्रॉब्लम कर लिया, ये देखो
ये भी आपका बुक का प्रॉब्लम है और ये भी आपका बुक का प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम भी हमने कर ली है। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में भी आते हैं, ये प्रॉब्लम एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहां पे आपके करवा दिए। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन खल्लास, सारी चीजें तकरीबन हो गई, कुछ चीजें रहती हैं वो फिर हम एंट्री टेस्ट के हवाले जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल की बात, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो, कुछ नहीं पूछना तो भी पूछो, और आ गई तो ठीक है, मैसेज कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो कर दो, ठीक है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।